राजस्थान में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावी साल में राजस्थान की सियासत गर्मा गई है। सत्ताधारी कांग्रेस में गुटबाजी के बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भी सियासत के केंद्र में आ गई हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने हाल ही में पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार के विरोध में एक दिन का उपवास किया था, जिसको लेकर वसुंधरा ने हमला बोला है। कई लोग बहुत समय से एक ही झूठ का प्रचार कर रहे हैं आजकल। वो तो मिले हुए हैं, जिनसे सिद्धांत नहीं मिलते महाराज, जिनसे विचारधारा नहीं मिलती, जिनसे करण बेदी जो अमर्यादित से अमर्यादित शब्द हैं, ऐसे आरोप सुनने को मिलते हैं। उनसे मन भला मिलेगा भी तो कैसे? और दूध बताओ आप लोग सब, दूध और नींबू का रस एक तरफ बीजेपी ने सचिन पायलट पर निशाना साधा तो दूसरी ओर बीजेपी के नेता ने भरी सभा में सचिन पायलट की तारीफ की। पूरे हिंदुस्तान का कोई ग्लोबल फेस है तो वो सचिन पायलट है। ऐसे पायलट साहब की उपस्थिति में मैं इस मंच पर बोल रहा हूं, ये मेरे लिए गर्व की बात है। पार्टियां भिन्न हो सकती है, मत भिन्न हो सकता है, उम्र भिन्न हो सकती है, क्षेत्र भिन्न हो सकते हैं, लेकिन जिनको दुनिया मानती है, जिनको दुनिया जानती है, उनका अगर कोई मान और सम्मान ना करे, मैं समझता हूं वो सच्चा राजस्थानी नहीं है। तो वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जयपुर में रामप्रसाद मीणा के परिवार से मुलाकात की। जमीनी विवाद को लेकर रामप्रसाद मीणा ने कथित तौर पर राजस्थान के एक मंत्री से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद परिवार वाले धरने पर बैठ गए थे। इसी के साथ कांग्रेस ने 40 स्टार कैंपेनर की लिस्ट जारी की है, जिसमें सचिन पायलट का नाम शामिल नहीं है। इससे पहले भी सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के बीच तकरार देखने को मिली थी। लिहाजा राजस्थान कांग्रेस में आंतरिक कलह को लेकर सियासत आए दिन की सुर्खियां बटोरती रहती है। देश में चुनावी मौसम चल रहा है। ऐसे में मतदान के दौरान इस्तेमाल होने वाली मशीनों में वीवीपैट नाम की एक मशीन का भी इस्तेमाल होता है, जिसको लेकर कांग्रेस ने कई सवाल उठाए हैं। दरअसल कांग्रेस ने चुनाव आयोग का खत जारी करते हुए कहा कि करीब 6.5 लाख वीवीपैट मशीनों को खराब पाया गया है और उन्हें मरम्मत के लिए निर्माताओं के पास भेजा गया है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी में लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया जिसको चुनाव कहते हैं, अगर उस पर किसी को संशय हो जाए तो मदर तो रूठ ही जाएंगी, नाराजगी हो जाएंगी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी का स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी सिर्फ कहने में अच्छा लगता है, उसके लिए कुछ करना भी पड़ता है। रखरखाव ईवीएम्स का हम कई बार रिपोर्ट्स आप दिखाते हैं, हम उस पर रिएक्ट करते हैं कि बिना नंबर के वाहन पे ईवीएम जाते हुए पाए गए, तो क्या हमें चुप हो जाना चाहिए? क्योंकि हम एक चुनाव वहां जीत गए, दूसरा चुनाव वहां जीत गए, इसलिए हमारा मुंह बंद हो जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि वीवीपैट मशीनें M3 प्रकार की हैं, जिन्हें पहली बार 2018 में चुनाव आयोग द्वारा लाया गया था और उसके बाद चुनावों में मशीनों का इस्तेमाल किया गया, तो हो सकता है कि गड़बड़ के चलते चुनाव खतरे में हो। द वायर की स्टोरी थी, मीडिया में रिपोर्ट्स आई, 37% वीवीपैट्स जो ईवीएम के साथ यंत्र लगा होता है, जिसमें पर्ची निकलकर दिखती है आपको कि आपने किसको वोट दिया, वीवीपैट, 37% वीवीपैट्स डिफेक्टिव पाई गई। 2018 में खरीदी गई ये वीवीपैट्स अलग अलग सोर्सेस से खरीदी गई थी, ECIL हैदराबाद, BEL बैंगलोर और BEL पंचकुला। 2018 में खरीदी गई इन वीवीपैट्स का उपयोग न केवल 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ, लेकिन उसके बाद के तमाम चुनावों में भी इन्हीं वीवीपैट्स का उपयोग हुआ। बता दें 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 17,40,000 वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल हुआ था। ऐसे में नियम के मुताबिक चुनाव आयोग को वीवीपैट की पर्चियों को कम से कम 12 महीने तक अपने पास रखना चाहिए, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में वीवीपैट की पर्चियों को 4 महीनों में ही नष्ट कर दिया गया था।
तेलंगाना सरकार ने विशाखा स्टील प्लांट में रॉ मटेरियल और काम करने के लिए निजी कंपनियों से नीलामी करवाई थी। हालांकि तेलंगाना सरकार ने ईओआई दाखिल करने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए पिछले हफ्ते सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड की एक टीम विशाखा स्टील प्लांट भेजी थी और इसने निविदाओं में भाग लेने के लिए 5 दिन का वक्त दिए जाने के बाद SCCL की इस प्रक्रिया को रोक दिया, जिसके बाद सियासत ने अपना जोर दिखाया। प्रदेश के मुख्यमंत्री KCR ने कहा कि हम नरेंद्र मोदी सरकार को कहना चाहते हैं कि उन्होंने विशाखा स्टील प्लांट के निजीकरण का फैसला किया है। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि आप विशाखा स्टील प्लांट का निजीकरण भले ही कर दें, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय समिति सत्ता में आने के बाद से दोबारा हासिल करेगी। ఇంతమంది కార్మికుల భవితవ్యాన్ని మేము నటుడి మీద వదిలేస్తామా? లేదు. అందుకే ఈ రోజు కేసీఆర్ గారు ముందుకొచ్చారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మేము ఈ కుట్రల్ని సాగనివ్వం. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వకపోతే మేము దేబరించాం, ఇంకెవరో ఇవ్వకపోతే దేబరించాము. మేమే ముందుకు వస్తాం, మేమే కాపాడుతాం. ఈ ఉద్దేశంతోనే ఈ రోజు మీ ముందుకు మేము వచ్చాం. మీ అందరికీ వెన్నంటి ఉంటాం. స్టీల్ ప్లాంట్ ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మేము ప్రైవేటీకరణ కానివ్వము, దీన్ని కాపాడుకుంటాము. దాని గురించి ఎంతటి పెద్ద ఉద్యమాన్నైనా చేపట్టడానికి మేము సిద్ధం. वहीं बीजेपी तेलंगाना अध्यक्ष संजय बंदी ने पलटवार किया। ఇప్పుడే సమాచారం వచ్చింది. టీవీ న్యూస్ లో కూడా విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ బిడ్ లో పాల్గొంటున్నా, బిడ్ చేస్తున్నా అన్నాడా? ఏలేయాల వచ్చేసి వాపస్ ఈయన పోటీ అలా చెప్పి వాళ్ళు 3 రోజులు పెంచారు రేటు. ఈయన కూర్చున్నారు, పోయి ఇక్కడ ఏ విక్కాడు గడ విక్కాడు అని పోయిండు. పైసలు ఏమంటున్నాడు ఇప్పుడు? ఒక్కరోజు మా ఆంధ్ర బాధ అనుకున్నా, కేసీఆర్ గారు పుట్టుబడి పైసలు తెలంగాణ ఫుల్ అడ్జేస్తున్నాడు, మా ఆంధ్ర కూడా వేస్తావచ్చని వాళ్ళందరూ ఇలా నవ్వుకుంటున్నాడు. వాళ్ళ చెప్తే వాళ్ళే కొట్టుకుంటారు. तो दूसरी ओर तेलंगाना राज्य की ओर से आए स्टील प्लांट के कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अयोध्या राम ने बताया कि हमें उम्मीद है कि तेलंगाना की सिंगरेनी कोलरिस इसमें भाग लेगी। ఏవైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వేయాలనుకున్నామో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ దరిదాపు కూడా రాలేదు. అలాగే మన తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి వేస్తామని చెప్పేసి వచ్చినటువంటి సింగరేణి కాలరీస్ యాజమాన్యం కూడా గతంలో మాట్లాడినప్పుడు మాకు 1-2 రోజులు సమయం కావాలంటే 5 రోజులు సమయం ఇచ్చారు విశాఖపट्टनम स्टील प्लांट मैनेजमेंट. ఈ రోజు కూడా వారు టెండర్ దాఖలు చేయలేదు, కారణం ఏంటో తెలియదు. वहीं आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ YSRPC नेताओं ने भारतीय राष्ट्र समिति द्वारा बोली में भाग लेने की बात को दिखावा बताते हुए कहा कि तेलंगाना सरकार सिर्फ आंध्र प्रदेश सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह का स्टंट कर रही है। गैंगस्टर अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद पूरे देश में हंगामा मच गया है। बिहार के पटना में जुम्मे की नमाज के बाद विशेष समुदाय के लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने योगी सरकार पर प्लान तरीके से हत्या करवाने का आरोप लगाया। आज हमने दुआ किया, या अल्लाह अतीक अहमद की शहादत को कबूल फरमा। आज हमने यही दुआ अल्लाह से अतीक अहमद, अशरफ अहमद की शहादत को कबूल फरमा। उन्हें मारा गया पूरी तरह से प्लान वे में मारा गया। योगी सरकार ने उनको प्लान वे में मरवाया। इसमें कोर्ट, मीडिया, सरकार, पुलिस सबका हाथ है इसको मरवाने। पटना में अतीक अहमद के समर्थन में उतरे लोगों को लेकर बीजेपी ने बिहार सरकार पर निशाना दागा। अपराधियों को इस तरह से महिमा मंडित किया जाएगा और किसी राज्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से अपमानित किया जाएगा। इससे आपका महिमा मंडित नहीं होगा, कल आपके साथ भी ऐसा ही होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस तरह के जो कार्रवाई हो रही है, इस तरह का जो गुनाह हो रहा है, इसको रोकिए, नहीं तो ये देश को खंडित होने से नहीं बच पाएगा। आप बिहार को पाकिस्तान नहीं बनने दे माननीय मुख्यमंत्री जी। वहीं राजनीतिक दलों में भी उबाल देखने को मिला। AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने तंज भरे अंदाज में पूछा कि उन पर UAPA क्यों नहीं लगा। इन्होंने गोली मारी उन 2 लोगों को जिनको कोर्ट ने सजा भी दी थी, तो पुलिस की कस्टडी में थे। मारने वाले टेररिस्ट हैं और टेरर सेल का मॉड्यूल। और अगर कोई ये समझ रहा है कि ये सिर्फ ऐसा ही करे, नहीं, याद रखो और लोगों को मारेंगे। तो उधर यूपी के सहारनपुर से बीजेपी विधायक राजीव गुंबर का विवादित बयान सामने आया। अभी को
सहारनपुर से भी गुंडों को बाहर भगाना है। अतीक अहमद की हत्या पर मौलाना तौरीक रजा ने भी कई सवाल उठाए। कि अदालतों के जो इख्तियारात है उनका हनन किया जा रहा है, अदालतों को घर बैठाने पर मजबूर किया जा रहा है। या तो अदालतें खत्म कर दी जाएं या इन तमाम हत्याओं के पीछे जो लोग हैं उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। वो 3 जो शूटर सामने आए वो एक्टर थे, बुलाए गए थे, उन्होंने उनका कोई कसूर नहीं है, मैं मानता हूं। उनके पीछे जो डायरेक्टर है, जो स्क्रिप्ट राइटर है, वो तमाम मुजरिम है इसके। बता दें अतीक अहमद को 3 शूटरों ने पुलिस कस्टडी में शूट किया था, जिसके बाद लगातार देश में अतीक अहमद की हत्या को लेकर हंगामा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विज्ञान भवन में आयोजित 16वें सिविल सेवा दिवस कार्यक्रम के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सिविल सेवा के 15 अधिकारियों को लोक प्रशासन में सर्वोच्च मानदंड स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता मेडल से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने पीएम गति शक्ति, आयुष्मान भारत, हर घर जल, आकांक्षी जिला और समग्र शिक्षा अभियान जैसे चुनिंदा सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लोक सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले 15 नौकरशाहों को इस साल के लिए दिए गए प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2022 पर एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, इस साल का सिविल सर्विस डे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये ऐसा समय है जब देश ने अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे किए हैं। ऐसे समय में जब देश ने अगले 25 सालों में विराट विशाल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेजी से कदम बढ़ाना शुरू किया है। देश को आजादी के इस अमृत काल तक लाने में उन अधिकारियों की बड़ी भूमिका रही जो 15, 20, 25 साल पहले इस सेवा में आए। अब आजादी के इस अमृत काल में उन युवा अधिकारियों की भूमिका सबसे बड़ी है जो अगले 15, 20, 25 साल इस सेवा में रहने वाले हैं। इसलिए मैं आज भारत के हर सिविल सेवा अधिकारी से यही कहूंगा कि आप बहुत भाग्यशाली है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बात पे आपको भरोसा होगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमारे पास समय कम है लेकिन सामर्थ्य भरपूर है। हमारे लक्ष्य कठिन है लेकिन हौसला कम नहीं है। हमारे लक्ष्य कठिन है लेकिन हौसला कम नहीं है। हमें पहाड़ जैसी ऊंचाई भले चढ़नी है लेकिन इरादे आसमान से भी ऊंचे, ज्यादा ऊंचे हैं। पिछले 9 वर्षों में भारत आज जहां पहुंचा है उसने हमारे देश को बहुत ऊंची छलांग के लिए तैयार कर दिया है। गौरतलब है कि सिविल सेवकों के कामों को पहचान देने के लिए हर साल 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में पहला संबोधन केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिया। उनके अलावा कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गोवा, प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव पीके मिश्रा और अतिरिक्त सचिव प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग वी श्रीनिवास पीएम मोदी के साथ मंच पर मौजूद रहे। बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।